पिछले क्लास में आपने देखा था कि पदार्थ को सबसे पहले दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया मिश्रण और एक को कहा गया शुद्ध पदार्थ। फिर मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया। एक को कहा गया समांगी मिश्रण और एक को कहा गया विसमांगी मिश्रण। आगे शुद्ध पदार्थ आप डेफिनेशन पढ़ लिए थे और आपने देखा था कि शुद्ध पदार्थ को भी हम दो भागों में बांटते हैं। एक को कहा जाता है तत्व और एक को कहा जाता है यौगिक। तो आप जो अभी हेडिंग डाले हुए हैं या हेडिंग डालिए, हेडिंग डालेंगे तत्व, इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या ये हेडिंग पढ़ चुका है? सुनिए, अब तत्व क्या है पहले इसके बारे में सुन लीजिए। सबसे पहली बात जानिए कि तत्व एक शुद्ध पदार्थ है और यह एक ऐसा शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु के मिलने से होता है। जैसे लोहा के रॉड में सिर्फ लोहा का परमाणु होगा, कॉपर के रॉड में सिर्फ कॉपर का परमाणु होगा, गोल्ड के रॉड में सिर्फ गोल्ड का परमाणु होगा। तो ऐसी स्थिति में ये लोहा हो गया, ये चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या कहलाएगा? तत्व, क्योंकि इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक तरह के परमाणु से हुआ है। देखिए लिखा हुआ है वह पदार्थ जिसमें केवल एक तरह के परमाणु होते हैं उसे क्या कहते हैं? तत्व। उसे तत्व कहा जाता है। और तत्व के सबसे छोटे कण को क्या कहा जाता है? परमाणु। ये बात याद कीजिए, हम बेसिक में भी बताए हुए हैं, तो इस पर हमारे ख्याल से ज्यादा डिस्कशन जरूरी नहीं है। आप इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, सोना चांदी तांबा लोहा इत्यादि। क्या हुआ? अगला हेडिंग डालिए तो यौगिक। इसको इंग्लिश में कंपाउंड कहा जाता है। देखिए, यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ ही है, परंतु परंतु इसका निर्माण दो या दो से अधिक परमाणुओं के आपस में निश्चित अनुपात में मिलने से होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मिश्रण के बारे में बोला गया था कि वह दो या दो से अधिक पदार्थ जिसका निर्माण किसी भी अनुपात में मिलने से होता है। और यौगिक के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है? यह वह शुद्ध पदार्थ है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तरह के परमाणुओं के आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है। तो निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से जब होगा तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक। वैसे इसमें डेफिनेशन और कई तरह से दिया जा सकता है, लेकिन इसका जो मेन कंसेप्ट है वो यही है। जैसे आप जैसे वाटर लेते हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। H2O में कौन कौन परमाणु है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन का दो परमाणु है और ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो वाटर जहां भी रहेगा उसमें दो एटम हाइड्रोजन का और एक एटम ऑक्सीजन का, यानी एटम का रेशियो हम बोलें तो 2:1 का रेशियो आएगा। और यदि मास का रेशियो बोलें तो वो 1:8 का रेशियो आ जाता है। देखिए कैसे, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक होता है, तो दो हाइड्रोजन का दो, एक ऑक्सीजन का 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। तो हाइड्रोजन का दो और ऑक्सीजन का 16, उसका रेशियो निकालिएगा तो 1:8 ही ना आएगा। तो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान अनुपात रहेगा वो 1:8 का रहेगा, यानी एक निश्चित अनुपात रहेगा। या फिर हम यौगिक को एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं,
वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण सिर्फ एक ही प्रकार के अणुओं से होता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक। जैसे H2O का ढेर सारा कण ले लिए तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? H2O का यौगिक। और एक कण को क्या बोलते हैं? H2O का अणु। आप याद कीजिए, ये सब बेसिक में हम बहुत डिटेल में बताएं, इसलिए यहाँ पर हम उतना डिटेल नहीं जा रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है, वैसे रासायनिक पदार्थ जिसका निर्माण एक ही तरह के वैसे अणु से होता है जिसमें एक से अधिक तरह के तत्वों के परमाणु आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं? यौगिक। तो आप उस तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं, इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। परिभाषा लिखिए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला बात है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। ये आपको इस तरह मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना जो पूरा पढ़ने के बाद भी आपको उलझा देगा, तो उन सब चीजों को यहाँ पर थोड़ा हम सही तरीके से सुलझाएंगे। ये भाग गया क्या? अपने आप भाग कैसे गया जी? आप इस डेफिनेशन पर थोड़ा फिर से गौर कीजिए, क्या लिखा हुआ है? वैसे रासायनिक पदार्थ जिसका निर्माण एक ही तरह के वैसे अणु, यानी एक ही तरह के अणु से होता है। लेकिन अणु कैसे हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एक ही तरह के वैसे अणु से होता है जिसमें एक से अधिक तरह के तत्वों के परमाणु शामिल होते हैं या आपस में रासायनिक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, ये क्या कहना चाह रहा है। यदि आप थोड़ा इधर देखिएगा तो रुक जाइए आप। हम यहाँ पर दो तरह का अणु लेते हैं। सबसे पहले बताओ ये कौन सा परमाणु है? हाइड्रोजन। ये कौन सा परमाणु है? ऑक्सीजन। यदि हम H2 बना दें, H2, तो दो हाइड्रोजन एटम आपस में सट गया, तो ये कहलाएगा अणु। यदि हम O2 बना दें, ऑक्सीजन गैस, ये भी ऑक्सीजन का क्या कहलाएगा? अणु। लेकिन यदि हम H2O बना दें तो ये भी अणु ही है, ये भी अणु ही है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यह अणु ऐसा है जिसमें एक ही तरह के तत्व हैं, यह अणु वैसा है जिसमें एक ही तरह के तत्व हैं। लेकिन यह अणु वैसा अणु है जिसमें एक से अधिक तरह के तत्व के परमाणु हैं। तो ये डिफिनीशन कहता है कि एक ही तरह के वैसे अणु से होता है जिसमें एक से अधिक तरह के तत्वों के परमाणु होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये यौगिक की गिनती में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां पर एक ही तरह का परमाणु उपस्थित है, सिर्फ हाइड्रोजन, यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है। तो आप इसको पहले लिख लीजिए, इसको नोट के एक दो पॉइंट से ना कुछ ज्यादा बेहतर तरीके से हम क्लियर कर पाएंगे कि कौन अणु होगा, कौन तत्व होगा, कौन यौगिक होगा, कौन परमाणु होगा। ये सबको हम थोड़ा और ज्यादा क्लियर करेंगे। वैसे ये सब बात हम पीछे बेसिक में बताए हुए हैं, लेकिन एक बार फिर से उसको हम कर देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि आगे मूल कंसेप्ट में इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़रूरत है। अब जो बातें लिखी हुई है कुछ लिखना नहीं है, पहले आप बहुत बढ़िया से इसको समझ लीजिए, फिर एक एक करके लिख लेंगे। क्या आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं? वहां तक पहुँचिए पहले। बढ़े आगे। देखो यहाँ पर नोट करके ना एक दो पॉइंट लिखा हुआ है नोट का। तो नोट का जो सबसे पहला पॉइंट है आप उसको समझिए पहले। थोड़ा भाषा ऐसा लिखा हुआ है ना जो आपको कंफ्यूजन में डाल देगा, कंफ्यूज हो जाइएगा आपकी क्या लिखा हुआ है। जब तक समझाएंगे नहीं ढंग से समझोगे नहीं। अब लिखना बंद करेंगे, बोर्ड की तरफ सभी लोग कंसंट्रेट होंगे। नोट का जो सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है कि वैसे अणुओं का समूह जिसमें केवल एक ही तत्व के परमाणु होते हैं उसे यौगिक नहीं कहा जाता। अब सबसे पहले आपको यौगिक और तत्व में अंतर समझना पड़ेगा। इसके लिए लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। एक बर्तन में जब आप एक गिलास पानी लेते हैं तो इस पानी का फॉर्मूला तो H2O ही होता है। तो इसमें H2O का एक कण, H2O का दूसरा कण, H2O का तीसरा कण, इस तरह से अरबों खरबों कण होगा इसका। तब जाके आपको एक गिलास पानी दिखेगा जो हम पीते हैं। इसको हम कहेंगे H2O का यौगिक। क्या हमने कहा?
H2O का यौगिक। और यदि आप इस एक कण को निकाल लीजिए तो हम इसको बोलेंगे H2O अणु। तो यौगिक अणु में अंतर समझ में आया। अणु जो है वह यौगिक का सबसे छोटा कण है। बहुत सारा अणु जब आपस में मिलता है तब जाके उस यौगिक का निर्माण होता है। जैसे एक बोरा गेहूं को भी आप गेहूं ही कहेंगे और एक दाना गेहूं को भी आप गेहूं ही कहेंगे, फिर दोनों में अंतर क्या है? पूरा का पूरा बोरा गेहूं के दाना का समूह है। समूह जो हो गया वो क्या कहलाएगा? यौगिक। अणु का जो समूह हो गया वो क्या कहलाएगा? यौगिक। बशर्ते कि उस अणु में परमाणु दो या दो से अधिक तरह के होने चाहिए। मतलब यहां पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, तो दो तरह का परमाणु हो गया ना, तब हम इसको यौगिक कह सकते हैं। और अणु क्या है? यौगिक का जो सबसे छोटा कण होता है, जैसे गेहूं का एक दाना, उसी तरह से यौगिक का जो सबसे छोटा दाना होता है या छोटा कण होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अणु। यानी यौगिक के सबसे छोटे कण को हम अणु कहते हैं और अणुओं के समूह को ही यौगिक कहा जाता है। क्लियर है ये? अब यदि आप एक लोहा का रॉड लेते हैं तो इसमें लोहा का ढेर सारा परमाणु होगा, ये कहलाता है तत्व। किसका तत्व? एफी का तत्व। ये एफी तत्व या लोहा का तत्व कहलाएगा। तो जब लोहा का तत्व बोलते हैं तो वहां पर परमाणु के समूह का बोध होता है। फिर से सुनिए, जब हम लोहा के एक टुकड़ा की बात करते हैं यानी लोहा के तत्व की बात करते हैं तो यहां पर लोहा के परमाणु के समूह का बोध होता है। मतलब अरबों खरबों लोहा का परमाणु मिलेगा तब हम कहेंगे कि ये लोहा का तत्व है और एक छोटा सा लोहा का टुकड़ा आपको दिखाई देगा। और लोहा के टुकड़ा का जो सबसे छोटा कण होगा उसी को हम लोहा का क्या बोलेंगे? परमाणु। इसका मतलब है कि तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। अणुओं के समूह को हम यौगिक कहते हैं और परमाणुओं के समूह को हम तत्व कहते हैं। पहले बताइए कि इसमें कोई कंफ्यूजन है? अब देखिए, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर एक छोटे से कण का निर्माण करते हैं तो वो अणु कहलाता है। जैसे दो गो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर H2O का निर्माण करेगा, दो हाइड्रोजन और एक सल्फर मिलकर H2S का निर्माण करेगा, दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन मिलकर एक अणु H2SO4 का निर्माण करेगा, दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण करेगा, दो ऑक्सीजन परमाणु आपस में मिलकर ऑक्सीजन के एक अणु का निर्माण करेगा, ऑक्सीजन का तीन परमाणु आपस में मिलकर ओजोन के एक अणु का निर्माण करेगा। अब देखिए, इस H2O अणु के समूह को हम H2O यौगिक कहेंगे। इस H2S अणु के समूह को हम H2S का यौगिक कहेंगे। H2SO4 के अणुओं के समूह को हम H2SO4 का यौगिक कहेंगे। H2 के अणुओं के समूह को हम H2 का नहीं कहेंगे यौगिक। यही बात समझना है। यहां पर H2 अणु के समूह को हम यौगिक नहीं कह के क्या कहेंगे? यही एक्सेप्शनल बात है, यही आपको समझना है। क्यों ऐसा कहा गया? हर जगह अणुओं के समूह को यौगिक कहा जाता है तो H2 के अणु के समूह को हमने तत्व क्यों कहा? क्योंकि इस अणु में केवल एक ही तरह के परमाणु उपस्थित हैं और एक ही तरह के परमाणु यदि उपस्थित हैं तो वो तो तत्व कहलाएगा, चाहे वो परमाणु के रूप में हो या अणु के रूप में। यही बात पीछे वहां लिखा हुआ है। अब समझ में आया कि कौन तत्व हुआ कौन यौगिक। इसका मतलब यह भी हुआ कि सभी यौगिक अणु होते हैं या अणु के समूह होते हैं, लेकिन सभी अणु के समूह यौगिक नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि यदि अणु एक ही तरह के तत्वों से मिला हुआ होगा, एक ही तरह के परमाणुओं से बना होगा, तो फिर हम उसको यौगिक नहीं कह के क्या कहेंगे? तत्व। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। अब आप इस एक पॉइंट को पढ़िए और समझिए। नहीं नहीं, लिखना नहीं है, अभी भी रुके रहिए। अब आप समझिए यहाँ क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वैसे अणुओं का समूह इसमें केवल एक ही तत्व के परमाणु होते हैं उसे यौगिक नहीं कहा जाता है। तो फिर उसे क्या कहा जाता है? उसे तत्व कहा जाता है। जैसे H2 गैस तत्व है, यह यौगिक नहीं है, लेकिन H2 अणु है। H2 जो है वो अणु है, लेकिन इस H2 के अणु के समूह को हम यौगिक ना कह के क्या कहते हैं? तत्व। क्योंकि H2 में सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु ही उपस्थित होता है। समझ में आया ये पहला पॉइंट क्या है? दूसरा सुनिए, आगे देखिए लिखा हुआ है सभी यौगिक अणु होते हैं।
क्योंकि अणु का समूह ही ना यौगिक होता है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है वो देखिए, लेकिन सभी अणु यौगिक नहीं होते। कैसे? अभी तुरंत आपने देखा ना कि हाइड्रोजन का समूह H2 का समूह यौगिक नहीं हुआ था, वो क्या कहला गया था? तत्व। H2 गैस अणु है, लेकिन यह यौगिक नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण एक ही तरह के परमाणु से होता है। जबकि जल अणु तथा यौगिक दोनों है, क्योंकि इसका निर्माण अलग अलग तत्व हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अब आप बताइए कि यहां पर एक टर्म लिखा हुआ है कि जल यानी H2O अणु तथा यौगिक दोनों है। अब मान लीजिए कि कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए, कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल जाए H2O अणु, और कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाए H2O यौगिक, तो ये बात वो लाइन स्पष्ट करता है कि ये दोनों सही है, दोनों में कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों का मीनिंग अलग है। बताइए क्या मीनिंग अलग है? जब आप H2O अणु कहते हैं तो केवल एक कण का बोध होता है, और जब आप H2O यौगिक कहते हैं तो इसके जैसे जैसे कई कण के समूह का बोध होता है। जैसे आप H2O यौगिक कह रहे हैं तो ये हो गया गेहूं का बोरा, और यदि आप H2O अणु कह रहे हैं तो ये हो गया गेहूं का एक दाना। समझे दोनों में क्या अंतर है? तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, ताकि आपको आगे के कंसेप्ट में कहीं परेशानी ना हो। क्लियर है ये? एक बात और जान लीजिए, परमाणु को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, अणु को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये इतना ज्यादा छोटा होता है कि हम इसको देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसके समूह को हम देख सकते हैं। जैसे लोहा का टुकड़ा तो हमको नजर आता है, जैसे पानी हमको नजर आता है। तो हम काम करेंगे परमाणु पर और अणु पर, और वैसे चीजों पर हम काम कर रहे हैं जो हमको दिखता नहीं है। तो जो दिखता नहीं है वो कल्पना से, इमेजिनेशन से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसी का समूह दिख रहा है, लेकिन वो छोटा सा कण हमको दिख नहीं रहा है। इसीलिए केमिस्ट्री थोड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि हमको वो चीज पढ़ाना पड़ता है जो हमको दिखता तक नहीं है। क्लियर है ये? तो अब आप उस नोट को लिखिए, आपको समझ में अब आ जाएगा। चलिए, नोट में 2 पॉइंट लिखा हुआ है, लिखिए नोट पॉइंट नंबर 1 ऐसे, और यहां से ये लिखिए तो येलो वाले कलर से। लड़ाई झगड़ा चल रहा है क्या उधर? हो क्या लिखा हुआ? इस पॉइंट को समझने में कोई परेशानी नहीं है ना? पढ़ेंगे दूसरा, लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 यहां से लिखिए। और ये जो नीचे में बात लिखा हुआ है इसको आप मत लिखिएगा, आप सिर्फ स्टेटमेंट लिखिए जो हिंदी में लिखा हुआ है। इसको हम बताते हैं कैसे लिखना है।
कॉपी फटाफट भर रहा है तुम लोग का? महसूस हो रहा होगा कि पढ़ाई बढ़िया हो रहा है। चट्टा कहीं का। अब आदत खराब करके पहुंचा है। पूरा हो गया स्टेटमेंट? अच्छा, एक चीज और सुनिए। हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इतना शॉर्टकट लिखा है, यदि सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो बहुत सारा चीज छूट जाएगा। 4-5 चैप्टर मिला के एक चैप्टर बनाया है सम बेसिक कंसेप्ट में। और ये काफी लंबा चौड़ा कंसेप्ट है, जबकि एनसीईआरटी में 2-4 लाइन में खत्म कर दिया है। और उतना होशियार आप है नहीं कि 2-4 लाइन को पढ़ के 2-4 पेज वाला बात आप समझ लें। तो कहीं ना कहीं उसको काफी डेप्थ में ले जाना पड़ेगा। तो सम बेसिक कंसेप्ट चलेगा काफी लंबा, क्योंकि इसमें पहले हम सम बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, कुछ केमिस्ट्री का रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, फिर टाइट्रेशन पढ़ेंगे, फिर स्टेचियोमेट्री पढ़ेंगे, फिर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। जानते हैं 5 टॉपिक को मिक्स किया हुआ है ये। कम से कम 2-3 महीना चलेगा, तब जाके खत्म होगा ये। हाँ तो फर्स्ट चैप्टर। आप निश्चिंत रहिए, सिलेबस खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, वो हम करेंगे। 2 से 3 दिन में। 2 से 3 दिन में खाली बेसिक वाला खत्म होगा। वो 5 चैप्टर की हम बात नहीं किए थे। हम ये वाला खत्म ये बोले थे, जो पीडीएफ वाला बात है ना, ये बोले थे कि इसको फटाफट जल्दी से खत्म कर लीजिए। 25 पेज का पीडीएफ है, जिसमें आप 11वां पेज पर हैं अभी। खत्म तो तुरंत हो ही जाएगा। ज्यादा टाइम थोड़े लग, ये खत्म हो जाएगा तुरंत। इसको हटाएं क्या? चलिए सुनिए इधर। इधर देखो सभी लोग। तुम लोग बिना मुंह खोले बैठ नहीं सकते हो, नहीं रे? मतलब थोड़ा 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 कुछ कुछ बोलता बोलते रहना है। चना है चबा रहे हैं, कामों कर रहे हैं। देखिए, यदि हम एक हाइड्रोजन लिखते हैं, तो ये हाइड्रोजन के एक एटम को इंडिकेट कर रहा है। हाइड्रोजन का एक दूसरा एटम लिखते हैं, तो ये हाइड्रोजन के दूसरे एटम को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर हाइड्रोजन का 2 एटम जब मिलेगा, तब जाके क्या बनाएगा? H2। तो इसको हम बोलेंगे अणु। और इसको क्या बोलेंगे? परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटम। ये भी क्या है? परमाणु। ये भी एटम है। अब बताइए कि हाइड्रोजन का 2 एटम आपस में मिला तो H2 बना, और H2 को ही क्या बोलते हैं? अणु। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। आपको ऐसा नहीं लगता है कि दो अलग अलग कण आपस में मिलकर एक कण हो गया है? आया ना? तो हम कहेंगे कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु जब आपस में जुड़ेगा, तब हाइड्रोजन के एक अणु का निर्माण होता है। क्लियर है ये? अब बताइए, इसके जैसा जैसा ढेर सारा अणु मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तत्व। क्योंकि यहां पर एक ही तरह के न परमाणु है। जबकि इसी केस में हम जब दूसरे पड़ जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन का एक एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, और फिर हाइड्रोजन का एक एटम, ये तीनों आपस में मिले H2O का क्या बनाता है? अणु। अब बताइए, यहां पर ये क्या है? हाइड्रोजन का एटम। ये क्या है? ऑक्सीजन एटम। ये क्या है? हाइड्रोजन एटम। यानी यहां पर 3 अलग अलग कण है ना। और जब तीनों आपस में जुड़ जाते, रे वो हाथ नीचे करके बढ़िया से बैठो। इन्हें माहौल बनाया हुआ है, अरे। चला ना क्या कोनो गाना एक आधे को बढ़िया से? नहीं नहीं, चलता है। चलता है। वो भी व्यवस्था है। क्रोम कहाँ चला गया?
प्ले करें क्या? चलने दें क्या इसे? क्या कहीं का कन्हा पर हाथ रख के इन्हें माहौल बना देगा क्या इसको? इसमें साउंड लगा देते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं पूरा का पूरा अपना आएगा। कुछ हो तो है ये ना है रे। चलिए, चलो ध्यान दो इधर। तो यहां पर अलग अलग तीन कण आपस में मिलकर एक हो गया है। तो बताइए यहां पर जब तीनों आपस में जुड़ा तो कण की संख्या घट गई, क्योंकि तीन अलग अलग कण था, तीनों मिलके क्या हो गया? एक हो गया। ये कहलाएगा अणु। और इस अणु का एक बहुत बड़ा समूह क्या कहलाएगा? यौगिक। यहां पर हम यौगिक कहेंगे, लेकिन H2 अणु के केस में यौगिक नहीं कहेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए तो एग्जाम्पल में। यहां पर हम ये लिख सकते हैं H2 अणु का समूह तत्व कहलाता है। यहां पर आप अणु भी कह रहे हैं और इधर तत्व कह रहे हैं, यही उल्टा पुल्टा बात है। अणु का समूह यौगिक होता है, लेकिन इस केस में क्या कहलाएगा? तत्व। जबकि अगला केस H2O अणु का समूह कहेंगे तो वहां क्या बोलेंगे? यौगिक, क्योंकि वहां पर दो से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक हुआ है। आप जिस मीडियम में उस मीडियम को फॉलो कीजिए। परमाणु और अणुअर को तो ही इंग्लिश में जानिए कम से कम, एटम और मॉलिक्यूल। इतना भी नहीं जानिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। चेंज कर दूं? नीचे एरो देके लिख दो H2 अणु का समूह तत्व होगा। ये लिख दीजिए और यहां लिख दीजिए। तो अब ये समझें कि आप तत्व, यौगिक, अणु, परमाणु इस सब में अंतर समझ गए हैं। नीचे फिर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, उसको सुनिए। लिखा हुआ है कि किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, परंतु इसके संयोग से बना हुआ जल द्रव होता है। हाइड्रोजन गैस H2 को बोलते हैं, ऑक्सीजन गैस O2 को बोलते हैं। और ये दोनों नेचर में गैस अवस्था में पाया जाता है। हाइड्रोजन गैस अवस्था में पाया जाता है, ऑक्सीजन गैस अवस्था में पाया जाता है। लेकिन जब यही दोनों अभिक्रिया करके जल का निर्माण कर लेता है, तो ये जल का जो भौतिक अवस्था होता है वह गैस नहीं होता है, जबकि द्रव होता है। तो ये बात तो तय है कि चीजें जब अलग थी तो उसका गुण अलग था, जब कंबाइंड होकर अलग चीज बना लिया तो उसका गुण अलग होगा। जैसे आप पनीर के साथ नमक खा सकते हैं, आपको अच्छा भी लगेगा, लेकिन आप दूध में कभी नमक डाल के खाए हैं?
बहुत बेकार लगेगा, शायद खा नहीं पाएंगे आप। इसलिए क्योंकि चीजें बदल गई हैं, चीजें बदल गई हैं तो उसका प्रॉपर्टीज भी चेंज हो गया है। तो यही लिखा हुआ है कि किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से अलग होता है। घटक जैसे वाटर को बनाने वाला कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वाटर का घटक कण हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अवस्था में रहता है, जबकि जल जो है वह द्रव अवस्था में रहता है। इतने नहीं, और सुनो, तो लिखना बंद करो, और सुनो एक और इंपॉर्टेंट बात। आप जानते होंगे कि हाइड्रोजन गैस जलता बहुत तेजी से है। हाइड्रोजन एक बार जलने लगे, पॉप साउंड के साथ वो आवाज करते हुए जलता है और विस्फोट करते हुए रहता है। और ये हाइड्रोजन में यदि कहीं आग लग जाए ना, तो उसको कंट्रोल कर पाना आदमी के बस की बात नहीं है। इसीलिए हाइड्रोजन बम काफी खतरनाक बम होता है। हम सुने होंगे किम जोंग उन कुछ से कुछ करते रहता है, हाइड्रोजन बम बना देगा। काफी खतरनाक बम होता है ये। अब आगे की बात सुनिए। हाइड्रोजन अति प्रज्वलनशील गैस है। अरे, अब समझ में नहीं आता है? उस दिमाग में काम करता है कि नहीं? कितना बार बोल रहे हैं कि मुंह बंद कर रखने के लिए? तो पीटोगे तब समझ में आएगा क्या? बैठिए। तो ये हाइड्रोजन गैस अति प्रज्वलनशील गैस होता है। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी चीज के दहन के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी चीज है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी दहन संभव नहीं है। कोई जलते हुए चीज में ऑक्सीजन खत्म कर दीजिए, वो जलना बंद कर देगा। अब जरा सोचो कि एक चीज हाइड्रोजन जो जलने में खतरनाक होता है, एक दूसरा चीज ऑक्सीजन जो जलाने के लिए खतरनाक होता है, और दोनों के मिलने से जब जल बनता है तो ये जल आग को बुझा देता है। आप समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि इसका गुण बदल गया, क्योंकि अब ना उसमें हाइड्रोजन का गुण है और ना ही उसमें ऑक्सीजन का गुण है। इसीलिए यह बात लिखा गया है कि किसी यौगिक के गुणधर्म उसके घटक तत्वों के गुणधर्मों से बिल्कुल अलग होता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, परंतु इसके संयोग से बना हुआ जल द्रव होता है। आप इसको लिखिए तो आगे वो बात भी लिखा हुआ मिलेगा जो भी समझाए। हो गया लिखा हुआ? लिखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रोचक जानकारी इसको बोलते हैं। लेकिन आप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ही लिखिए। लिखा हुआ है कि यह भी जानना रोचक है कि हाइड्रोजन एक तेज ध्वनि के साथ जलती है और ऑक्सीजन उसके जलने में सहायक होता है, परंतु जल का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है, मतलब आग को बुझाने के लिए किया जाता है।
जब आप ये पॉइंट लिख लेंगे तब आप स्टार लगा के हेडिंग डालेंगे। यहाँ हिंदी में लिखना भूल गए हैं या जो भी हो। आगे का टॉपिक है हमारा पदार्थ के गुण तथा उसका मापन। पदार्थ के गुण को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, एक को कहा गया भौतिक गुण और दूसरे को कहा गया रासायनिक गुण। तो आप यहां तक लिख लीजिए, एक नंबर हेडिंग डाल दीजिए भौतिक गुण धर्म फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ के बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे। आप हेडिंग डाल दीजिए पदार्थ के गुण तथा उसका मापन। नीचे एरो दे के लिखिए पदार्थ के गुण को दो भागों में बांटा गया है, पहला भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज। एक नंबर हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए भौतिक गुणधर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज।